नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक कम से कम 5 नंबर का है। तो आज आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में अभी नया ही ऐड किया है। ठीक है, तो टॉपिक है कि महिलाओं एवं बाल अपराध से संबंधित जो टॉपिक है उसके मैं 3 नई चीज़ें बता रही हूँ, 3 अलग अलग। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जैसे कि हिंदू विवाह विधि अधिनियम, गर्भ चिकित्सा समापन एक्ट, प्रसव पूर्व लिंग जांच, इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान पुलिस को लेके महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं, पूरा रट लो इसको, कम से कम 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदू विवाह विधि अधिनियम। हिंदू विवाह विधि अधिनियम, ठीक है। तो हिंदू विवाह हिंदू विवाह अधिनियम। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब बना था? हिंदू विवाह विधि अधिनियम 1955 में। कब बना? 1955 में। अब इसकी क्या क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या होना चाहिए कि 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए। सबसे पहले कि 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का, मतलब लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर है कि नातेदारों से विवाह नहीं कर सकते। नातेदार वो होता है कि जैसे अपनी बुआ मौसी, अपने रिश्तेदारों में हम शादी नहीं कर सकते। ठीक है, एक है। फिर नेक्स्ट है सपिंड से विवाह। सपिंड होता है कि एक ही गोत्र वाले होते हैं, उनसे भी अपन विवाह नहीं कर सकते। फिर होता है इसमें कि 7 फेरे लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद है कि नवविवाहित जो युगल होता है, नवविवाहित मतलब जिसकी शादी हो चुकी होती है पहले, एक बार शादी होने के बाद उसके दोबारा फेरे नहीं पड़ते। और इसी अधिनियम को किससे जोड़ा गया है? बाल विवाह अधिनियम से। बाल विवाह अधिनियम कब बना था? 2006 में, तो उससे ही इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये अधिनियम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा अधिनियम है अपना फिर दूसरा है गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम। गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम कब बना था? ये 1971 में। ठीक है, कब बना? 1971 में बना। पर ये लागू कब हुआ और बेहतर तरीके से लागू कब हुआ? तो 1972 में। तो अपन बोलेंगे कि 72 तरीके से 72 याद कर लेंगे। तो गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 में लागू हुआ। अधिनियम तो 1971 में बना और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1972 को। ठीक है, इसमें है कि कोई भी महिला अनचाहे गर्भ को गिरवा सकती है। कोई भी महिला अनचाहे गर्भ को गिरवा सकती है। अनचाहे गर्भ हो गया जैसे किसी का बलात्कार हुआ है या किसी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, मतलब ज़बरदस्ती से उसका गर्भ ठहरा है, तो उस गर्भ को हम गिरवा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर अपने पेट के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो गई तो उस वजह से भी मतलब उसको गर्भपात किया जा सकता है। दूसरा है कि अगर वो बच्चा महिला के लिए जानलेवा साबित हो रहा है तो इस वजह से भी उसका गर्भपात किया जा सकता है। तो ये 3 रीजन है। और इसकी अवधि क्या होनी चाहिए गर्भपात करवाने की? तो अवधि होती है कि 12 सप्ताह से कम का होना चाहिए बच्चा, जब ही आप गर्भपात करवा सकते हो। दूसरा है कि अगर विशेष बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी हालत है, तो 20 सप्ताह से कम का बच्चा ही गर्भपात कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो 12 सप्ताह से जो है 12 सप्ताह वाला मतलब अपन बोले कि यार 12 सप्ताह से अगर ज़्यादा का हुआ तो या कम का हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक अगर वो बच्चा अंदर से प्रॉब्लम है, हमें दिक्कत हो रही है, तो हम उसका गर्भपात कर सकते हैं। और 20 सप्ताह से ज़्यादा का बच्चा अगर पेट में है, गर्भ अपने 20 सप्ताह से ज़्यादा का है, तो हमें गर्भपात करवाने के लिए हाई कोर्ट से आदेश लेने पड़ते हैं। अब इसकी कुछ धाराएं हैं, जैसे कि धारा 312 में है कि कोई भी स्त्री या पुरुष मिलकर बिना कारण किसी भी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते। इसमें भी उनके लिए ये अपराधीय है, क्योंकि उनको सज़ा 5 साल की सज़ा हो सकती है। मिनिमम 5 साल की सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम 7 साल की। ठीक है, तो ये किस में कहा गया है? धारा 312 में। और धारा 313 में क्या गया है कि कोई भी महिला है उसकी बिना सहमति के अगर गर्भपात करवाया जाता है तो वो धारा 313 में है। तो इसमें सज़ा क्या होगी? 10 साल की होगी या आजीवन कारावास की सज़ा होगी अगर बिना सहमति के होगा। धारा 313। फिर नेक्स्ट धारा है 314। धारा 314, तो इसमें क्या है कि कोई भी जैसे गर्भपात करवाने में अगर डॉक्टर भी इंक्लूड है, मतलब डॉक्टर भी शामिल है, किसी भी महिला का गर्भपात के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, मतलब
तो उसमें भी डॉक्टर को सज़ा होगी, ठीक है। मतलब वो लालच में आके उसका गर्भपात करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी और जुर्माना लगेगा। अब नेक्स्ट अधिनियम है अपना प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम मतलब अपन जांच करवाते हैं पहले ही कि मतलब बेटा है या बेटी है, तो वो प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम ये कब बना? 1994 में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप सब जानते हो हमारे समाज में आजकल लड़कियों को ज़्यादा मानते नहीं है, तो इस वजह से जांच कराते हैं। लड़के की चाह में जांच करवाते हैं कि लड़का है लड़की। अगर लड़की होगी तो उसको पहले ही मार दिया जाता है, तो इस वजह से ये अधिनियम बनाने की सोची, ठीक है। तो प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम कब बना? 1994 में। पर ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1996 में। 1 जनवरी 1996 में ये लागू हुआ था। नए साल से स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1996 में। फिर इसके लिए भी धारा स्टार्ट हुई थी, जैसे अपन ने धारा 314 तक वहाँ पे पढ़ा, फिर अपन धारा 315, 316, 317, 318 तक इसमें पढ़ेंगे। फिर कभी कभी होता है कि कभी कभी बहुत कंपलसरी होता है जांच करवाना, भाई कोई रीजन की वजह से भी हमें जांच करवानी पड़ती है। तो एक तो कहे कि जैसे लैंगिक आनुवांशिक रोग की वजह से, लैंगिक आनुवांशिक रोग की वजह से भी हमें लिंग जांच करवानी पड़ती है, या फिर रक्त संबंधी कोई भी बीमारी हो उसकी वजह से भी हमें जांच करवानी पड़ती है। थर्ड है कि जन्मजाति कोई बीमारी है या विकृतियाँ हैं जन्मजात, उस वजह से भी हमें जांच करवा सकते हैं। तीसरा आनुवांशिक कोई रोग है, ठीक है। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आजकल बहुत महिलाएं मतलब है ना ड्रग्स वगैरह करती है, शराब वगैरह पीती है, तो वो महिलाएं भी मतलब वो लोग भी जांच करवाते हैं, ठीक है। ये इन रीजनों की वजह से हम जांच करवाते हैं, ठीक है। और एक होता है कि जैसे जो महिला मतलब 35 वर्ष से अधिक की हो, है ना, और उसका 2 बार गर्भपात हो चुका हो, मतलब अपने आप ही उसका स्वतः ही गर्भपात हो चुका हो, या फिर वो महिला नशे की आदी हो, बहुत ज़्यादा नशा करती हो। दूसरा, या उसका पति मानसिक बुद्धि का हो या आनुवंशिक रोग से पीड़ित हो, तो इन रीजनों की वजह से भी हम प्रसव पूर्व लिंग जांच करवा सकते हैं, ठीक है। तो लिंग जांच कौन करेगा? या तो अल्ट्रासाउंड वाले करेगा, या सोनोग्राफी वाले करेंगे, या डॉक्टर्स, या कोई भी लैब कर्मी, या जो भी इसमें शामिल है, ठीक है। जो भी इस मतलब ये काम करवाने में, ये बुरा काम मतलब ये काम करने के लिए जो भी इसमें शामिल होते हैं, सबके लिए ये अधिनियम लागू होता है, ठीक है। उन सबको सज़ा मतलब कितनी सज़ा होगी? मिनिमम 3 साल की, मैक्सिमम 15 साल की, ठीक है। और जुर्माना होगा 10,000 या 50,000 रुपये का, ठीक है। तो ये उनके लिए जुर्माना है। तो उनको 3 साल की सज़ा होगी मिनिमम, मैक्सिमम कितने साल की? 5 साल की सज़ा होगी, ठीक है। इसकी धारा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले धारा कौन सी थी? 315। तो 315 धारा में क्या बोला है कि किसी भी भ्रूण की मतलब किसी भी भ्रूण की हत्या जन्म से पहले की जाती है, किसी भी भ्रूण की हत्या अगर जन्म से पहले की जाती है तो उसको कितने साल की सज़ा होगी? मैक्सिमम 10 साल की, ठीक है। कितने साल की? 10 साल की सज़ा होगी अगर। फिर धारा 316। धारा 316 में क्या गया? अगर किसी भी नवजात शिशु की हत्या मतलब किसी भी नवजात शिशु की हत्या जन्म के बाद मतलब जन्म होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसको कितने साल की सज़ा होगी? मैक्सिमम 10 साल की सज़ा होगी, ठीक है। ये कौन सी धारा है? धारा 316। फिर है धारा 317। तो धारा 317 में क्या था? 12 वर्ष के कम आयु के बालक को आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते। 12 वर्ष के कम आयु के बालक को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप ऐसा करते हो, कोई भी घर से बाहर निकालता है उसको, तो आपको कम से कम 2 वर्ष की सज़ा और मिनिमम 3 वर्ष की सज़ा होगी। मैक्सिमम 7 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है। तो आप कभी भी 12 वर्ष के बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। फिर है धारा 318। तो धारा 318 में क्या है कि मृत शिशु को अपने पास रखना। कई बार होता है कि अपना बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उसके मरने के बाद अपन उसको सोचते हैं उसको कहीं नहीं जाने देंगे, उसको मतलब जलाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होता। ऐसा नियम है कि उसको मृत शिशु को अपने पास नहीं रख सकते। तो इसके लिए भी सज़ा, अगर अपन उसको अपने पास रखते हैं तो हमें 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो कितने साल की सज़ा? 3 साल की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज का टॉपिक हमारा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट और लेके आऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।